हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोग्टा एकेडमी। आज हम प्रीवियसली आस्क्ड सिलेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं और इसमें हम आईएएस, एचएएस और अलाइड सर्विस में पूछे गए सिलेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया गया है द टर्म धर्मस्थ्य यूज्ड बाय कौटिल्य डिनोटेड। अब इसमें एक टर्म धर्मस्थ्य का जिक्र किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है कि ये आपका किससे संबंधित है धर्मस्थ्य। तो इसमें ए ऑप्शन है एजुकेशनल सेंटर, क्या मतलब ये कोई शैक्षणिक संस्थान था। बी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, या कोई धार्मिक संस्थान था। सी जुडिशियल कोर्ट, क्या कोई ये न्यायालय था। और डी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग था। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आएगा, इसमें जो धर्मस्थ्य है, धर्मस्थ्य से रिलेटेड आपका जो मतलब हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में 2 तरह के जो कोर्ट्स हैं उनका डिस्कस किया गया है। तो इसमें एक तो हमारे को धर्मस्थ्य का पता लगता है, धर्मस्थ्य, और ये धर्मस्थ्य क्या था, इट वाज अ सिविल कोर्ट। और दूसरा इसमें हमारे को पता लगता है कंठ का शोधन, और ये जो कंठ का शोधन था इट वाज अ क्रिमिनल कोर्ट। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि धर्मस्थ्य किसे कहा जाता था, जुडिशियल कोर्ट को, या सिविल कोर्ट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिविल कोर्ट। ठीक है, आप अर्थशास्त्र में देखोगे वहाँ पे आपका क्या है, कई तरह की जो कोड्स है उनको डिस्कस किया गया है, और जो आपका जो पेनल कोड है उसको भी डिस्कस किया गया है, ड्यूटी ऑफ किंग उसको भी डिस्कस किया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्तूपा इज इनकरेक्ट। स्तूपा के बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है। इसमें ए ऑप्शन है इट हैज़ एन अम्ब्रेला एट द टॉप, इसके जो सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपका अम्ब्रेलाज बने हुए होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है इट हैज़ सेंक्टोरम, इसमें आपका क्या बना होता है, सेंक्टोरम का मतलब क्या हो गया, गर्भगृह। सी ऑप्शन है इट हैज़ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, यानी कि प्रदक्षिणा, उसमें चारों ओर घूमने के लिए क्या था, एक मार्ग सा या एक पथ सा बना हुआ था, है ना, मंदिर के चारों ओर जैसे आपका क्या होता है, घूमने के लिए एक तरह की प्रदक्षिणा बनी होती है, सिमिलरली इसमें भी आपका बना हुआ होता है। डी ऑप्शन है इट हैज़ अ फेंस सराउंडिंग इट, कि इसके चारों ओर एक क्या है, मतलब आपका वॉल सी बनी हुई है, एक फेंसिंग सी बनी हुई है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो टॉप वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल सही है। आपको मैंने कल्चर वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये बताया था कि भाई जो स्तूपा है उसकी इस तरह की शेप होती है, और इस वाले भाग को जो आपका ऐसे गुंबदाकार है उसको हम अंड कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एक इस तरीके का आपका डब्बे की तरह एक शेप बनी हुई होती है, उसको हम हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर एक ऐसी आपका स्टिक सी होगी, उसको हम यति कहते हैं, और इसके ऊपर क्या होगा, 3 आपका छतरियां सी बनी हुई होगी। ठीक है, जो कि आपका बुद्धा हो गया, धम्मा हो गया, ठीक है, उसको मतलब डिनोट करती है। तो ये आपका जो छतरी वाला जो अम्ब्रेला वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला जो है इट हैज सेंक्टम वाला जो ये ऑप्शन है ये गलत है। ये वाला आपका कहाँ पे आएगा, आपने शायद वो पढ़ा होगा, जैसे ये आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्टाइल्स है इंडिया में, वो हमने डिस्कस भी करे हुए हैं, आपने शायद वीडियो में देखा होगा। उसमें मैंने नागरा, वसरा एंड द्रविड़ा, ये जो तीनों स्टाइल है इंडिया के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर की, उनको डिस्कस किया था। तो सेंक्टम जो सेंक्टोरियम है ये हमारे को कहाँ मिलता है, नागरा स्टाइल में देखने को मिलता है। तो ये इसमें मतलब इस तरह का होता है वो स्ट्रक्चर वहाँ पे। तो ये ऊपर के लिए क्या हो गया, शिखरा के नीचे आपका ये सेंक्टोरियम भी हम इसको कहते हैं, गर्भगृह। लेकिन
अगर हम स्तूपा की बात करें, स्तूपा में इस प्रकार का कोई भी सेंक्टम सेंक्टोरियम नहीं बना हुआ होता है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। और बाकी सी ऑप्शन, इट हैज़ सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज, ये इसमें बिल्कुल बना हुआ होता है। आप इसमें देखोगे कि जैसे स्तूपा है, स्तूपा के दोनों ओर आपके इस तरीके से आपका तोरण यानी कि गेट बने होंगे और बीच में आपका एक ऐसे पैसेज बना होगा जिसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं। ये आपका ऑप्शन ठीक है। और इसके चारों ओर आपका क्या है, फेंसिंग भी बनी हुई है, इस तरीके से आपका फेंसिंग भी बनी हुई है। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इट हैज सेंक्टोरम या सेंक्टम सेंक्टोरियम। तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपकी ई ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द सीन रेमिनिसेंट ऑफ द वेल नोन फोक टेल द क्लेवर फॉक्स फ्रॉम द पंचतंत्रा इज डिपिक्टेड ऑन अ पॉट फ्रॉम एन इंडस साइट, द पॉट डिस्कवर्ड फ्रॉम। अब इसमें आपका ये पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है, किस साइट में हमारे को ऐसा एक पॉट मिला है, एक बर्तन मिला है जिसमें क्या है कि जो क्लेवर फॉक्स एंड द ग्रेव्स वाली जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया गया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है हरप्पा, बी ऑप्शन में दिया गया है लोथल, सी ऑप्शन में दिया गया है चनहुद्रो एंड डी ऑप्शन में दिया गया है कालीबंगा। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका हरप्पा। ठीक है, वहाँ पे हमारे को क्या है, एक वहाँ पे पॉट मिला है और उस पॉट में क्या है कि आपका फॉक्स को दिखाया गया है, प्लस उसमें कुछ आपका बर्ड्स भी दिखाए गए हैं, जिससे हमारे को ये लगता है कि वो आपका जो आपका फॉक्स एंड क्रो वाली जो स्टोरीज है शायद उसको उसमें डिपिक्ट किया गया है, जो पंचतंत्र में भी मेंशन की गई है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बनेगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी कि हरप्पा। अब इसमें थोड़ा सा ये भी आपका जैसे पंचतंत्र का जिक्र आया है, ये आपका पंचतंत्र किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था और वो किसके टाइम में था, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है, द थीम ऑफ संगमा लिटरेचर इज मोस्टली, मतलब आपका जो संगमा लिटरेचर है मेनली उसकी जो मतलब संगमास की जो पोइट्रीज थी या उनकी जो बुक्स वगैरह लिखी गई है उसका जो मेन थीम था, ठीक है, वो क्या है, मतलब मूल जो विषय था क्या था। ए ऑप्शन में दिया गया है लव, म्यूजिक एंड फिलोसफी, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है लव एंड वॉर, सी ऑप्शन में दिया गया है फिलोसफी एंड रिलीजन एंड डी ऑप्शन में दिया गया है लव, रिलीजन एंड वॉर। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपने अगर संगम लिटरेचर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपका हिमाचल में और यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो लव एंड वॉर का मैंने जिक्र किया है, तो वहाँ पे हमारे को साउथ इंडिया में यानी कि तमिलनाडु में हमारे को 2 तरह की पोइट्री का जिक्र मिलता है। एक को मैं कह सकता हूँ अकरम एंड दूसरा है पूरम। और जो अकरम है वो आपका किसके लिए यूज होता है, लव पोएट्री के लिए। वेयर एज जो आपका पूरम के लिए आपका क्या यूज होता है, पूरम मतलब किसके लिए, किसको डिनोट कर रहा है, किसके बारे में बताता है, वॉरफेयर के बारे में, वॉर एंड वॉरफेयर। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है यानी कि लव एंड वॉर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दिया गया है कुमार संभव डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ। अब जो कुमार संभव है ये एक बुक है, इट वॉज कंपोज्ड बाय कालिदास ने इसको कंपोज किया था। और ये किसके बारे में है, किसके बर्थ का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है सनत कुमार, बी ऑप्शन में दिया गया है कार्तिकेय, सी ऑप्शन में दिया गया है प्रद्युम्ना एंड डी ऑप्शन में दिया गया है अभिमन्यु। इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि इसमें कार्तिकेय के बर्थ के बारे में बताया गया है। हु वॉज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। और इसमें
इससे रिलेटेड हिमाचल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास के किस प्लेस से हमारे को हिमाचल का भी उल्लेख मिलता है, वो आपका कुमार संभव था। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या दिया गया है, द विजयनगर रूलर कृष्ण देवराय's वर्क मुक्ता मलयादा वॉज रिटन इन। अब कृष्ण देवराय कौन था, ही वॉज द रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी, और मतलब साउथ इंडिया को सबसे फेमस शासक भी था, और वो खुद भी एक मतलब पोइट था। उसने 2 मतलब बुक्स लिखी हुई है, तो उसके बारे में एक तो अमुक्ता मलयादा है जो कृष्ण देवराय ने लिखी थी, और इनकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है जामावती कल्याणम। ये दूसरी बुक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई आपका जो अमुक्ता मलयादा है वो किसने लिखी है, या जामावती कल्याणम जैसे हिमाचल में आया हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो अमुक्ता मलयादा है जो कृष्ण देवराय ने लिखी थी वो किस भाषा में लिखी गई है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है तेलुगु, बी में दिया गया है संस्कृत, सी में दिया गया है तमिल, एंड डी में दिया गया है कन्नड़ा। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि ये तेलुगु में लिखी गई है। हिमाचल में एक और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश बुक है विच वॉज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन उसमें भी ये नहीं पूछा गया था कि बुक किसने लिखी है। क्वेश्चन ये पूछा गया था वो किस भाषा में लिखी गई है, वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा इन द मौर्यन एम्पायर इज। हमारे पास कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, और उन सोर्सेज में मतलब किससे हमारे मौर्य के म्यूनिसिपल यानी कि जो नगरीय एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पता लगता है। तो म्यूनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो जानकारी है वो हमारे को किस बुक से मिलती है, वो मिलती है इंडिका से। और ये जो इंडिका है ये बुक किसने लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इसको लिखा था। ठीक है, और इससे हमारे को मौर्य की सोसाइटी के बारे में, उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग, या इसमें मैच नहीं आएगा, इसमें आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि भाई कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें आपके पास कुछ टर्म्स दी गई है, ये आपका किससे रिलेटेड है, वैदिक एज से। तो इसमें जो टर्म ए है वो उसमें दिया गया है गोधना। तो गोधना का क्या मतलब होता है, गेस्ट, ये आपका सही है। बी ऑप्शन में दिया गया है पारजन्य, ये पारजन्य क्या होता है, क्लाउड, ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, व्रीहिव्रंति। व्रीहिव्रंति का मतलब क्या हो गया, वाइफ विदाउट अ सन, ये ऑप्शन भी सही है। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दिया गया है हिरण्यकारा। तो हिरण्यकारा आपका क्या है, यहाँ पे आयरन स्मिथ दिया गया, ये गलत है। हिरण्य का लिटरली मतलब क्या हो गया, गोल्ड। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ आएगा। और ये वाला जो आपका ऑप्शन इसमें आपका आ जाएगा जो सही नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांगास इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है, जैसे एक तो इसमें कल्पा दिया गया है, कल्पा किससे रिलेटेड है, रिचुअल से। बी दिया गया ज्योतिषा, एस्ट्रोनॉमी से। सी दिया गया है शिक्षा, फोनेटिक्स से। एंड निरुक्ता दिया गया है ग्रामर से। अब आपका जो कल्पा है ये वाला सही है। कल्पा किससे रिलेटेड है, मतलब आपका जो आर्यंस थे उनके जो कर्म कांड होते थे, कस्टम्स वगैरह होते थे, उससे रिलेटेड था। ज्योतिष आपका एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। शिक्षा आपका काय से रिलेटेड है, फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन से, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और जो आपका डी ऑप्शन है निरुक्ता, वो आपका ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, ग्रामर के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, व्याकरण। ठीक है, वो व्याकरण भी क्या है, एक वेदांगा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है उपनिषद बिलीव्स इन। अब इसमें ऑप्शन में हम देखेंगे
कि ए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन उपनिषद किस चीज में विश्वास करते थे, नंबर 1 यूनिटी ऑफ गॉड, ठीक है। बी ऑप्शन में दिए गए वर्शिप ऑफ नेचर। सी ऑप्शन में दिया गया है ह्यूमन सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड। डी ऑप्शन में दिया गया है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो इसमें आपका जो यूनिटी ऑफ गॉड है ये वाली बात इसमें नहीं की गई थी, वर्शिप ऑफ नेचर की बात भी इसमें नहीं की गई है, ना ही इसमें ह्यूमन सुप्रीमेसी की बात की गई है। इसमें जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात इसमें की गई है, मतलब कि रीबर्थ की बात इसमें की गई है। अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमारे पास क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। हमारे पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उसमें एक तरफ को रूलर्स का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ को दिया गया है उसके कोर्ट में आने वाले एम्बेसडर्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है देवराय वन के कोर्ट में कौन सा एम्बेसडर आया था, निकोलो कॉन्टी, जो कि एक इटालियन ट्रेवलर था या एम्बेसडर था, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया गया देवराय सेकंड और उसके टाइम में कौन आया था, अल-मसूदी। सी ऑप्शन में दिया गया है कृष्ण देवराया और उसके टाइम में कौन आया था, डोमिगोस पेस आया था। डी ऑप्शन में दिया गया बिंदुसार और उसके टाइम में क्लॉडियस आया था। इसमें आपका ये वाला जो ऑप्शन है देवराय वन, उसके टाइम में निकोलो कॉन्टी एक इटालियन ट्रेवलर इंडिया में आया था, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में देवराय सेकंड के टाइम में कौन आया था, अल-मसूदी आया था और ये एक अरब ट्रेवलर था, ठीक है, ये वाला भी आपका सही है। सी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है कृष्ण देवराया, उसके टाइम में एक पोर्तुगीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम डोमिगोस पेस था, ये भी सही है। लेकिन इसमें डी वाला ऑप्शन है बिंदुसारा वाला, ये वाला ऑप्शन गलत है और यही इसका क्वेश्चन का आंसर भी है। बिंदुसार के टाइम में भी 2 एम्बेसडर इंडिया में आए थे, उसमें एक का नाम था डाइमेकस और दूसरे का नाम था डायोनीशियस, था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया गया है दाद मनी सिस्टम रेफर्स टू। अब ये दाद मनी सिस्टम है, ये आपका जैसे ये आपका जो बाद के जो लोग थे, जैसे मान लो मैं गुप्ता की बात करता हूँ, गुप्ता के बाद का जो पीरियड था, इसमें हमारे को थोड़ा सा ये पता लगता है ये दाद मनी सिस्टम था, दैट वाज इन प्रैक्टिस प्रिवेलेंट था वो। तो इसमें ऑप्शन वाइज हमने आंसर देना है कि वो दाद मनी सिस्टम था वो क्या था। ए ऑप्शन में दिया गया है मिलिट्री सिस्टम, कि वो एक सैन्य व्यवस्था थी। बी ऑप्शन में दिया गया है एग्रीमेंट ऑन लोन एंड रीपेमेंट, लोन के ऊपर एक समझौता और उसका भुगतान। सी में दिया गया है एग्रीमेंट ऑन लैंड्स, भूमि के ऊपर जो एक समझौता है उसकी बात इसमें की गई है। और डी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है रीपेमेंट ऑन इरिगेशन लोन्स, आपका जो सिंचाई के ऊपर जो ऋण दिया जाता है उसके भुगतान से संबंधित है। लेकिन इनमें से जो आपका बेस्ट ऑप्शन है, जनरली आपका बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो आप इसमें प्लीज़ इसमें नोट कर लीजिएगा, ये जो दाद लानी सिस्टम है ये किससे रिलेटेड है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी है, यानी कि एग्रीमेंट ऑन लोन एंड रीपेमेंट, ठीक है। किसी ने मतलब आपका कोई हो सकता है कोई साहूकार है, किसी ने किसी को लोन दे दिया, तो एक तरह का एग्रीमेंट है और रीपेमेंट की भी उसमें बात की गई होगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये किससे रिलेटेड है, अशोका हैज़ बीन मैंशनड बाय नेम इन इंस्क्रिप्शन एट। अशोका है, अशोका के बारे में अगर हम हिस्ट्री में देखें अलग अलग बात करते हैं कि भाई वो अलग अलग, कहीं वो लोक लेन का था, ठीक है। अगर हम ग्रीक लिटरेचर पढ़ते हैं वहाँ उसका अलग अलग नाम, कहीं सेंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस है, ठीक है, अलग अलग नामों से मतलब हमारे को जिक्र मिलता है, ठीक है। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का भी, बिंदुसारा का भी। लेकिन अब जो अशोक नाम है वो सिर्फ हमारे को कुछ एक जो उसके एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट या रॉक एडिक्ट, उसी से ही पता लगता है। अब इनमें से मतलब कुछ एक जगह क्या थे, अशोका के एडिक्ट हमारे को मिले हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे ए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है मास्की एंड गुरजारा, ठीक है। तो मास्की और गुरजारा में कहते हैं अशोक के हमारे को जो एडिक्ट्स मिले हैं, तो वहाँ पे मतलब अशोक नाम मेंशन किया गया है। बी में दिए गए धौली एंड रूपनाथ,
धौली और रूपनाथ के जो पिलर एडिक्ट्स थे या रॉक एडिक्ट्स, वहाँ पे अशोक का नाम मेंशन किया गया है। सी में है निटूर, उदिगुलम, मास्की एंड गुर्जरा। आपका ये जो चारों रीजन्स है, यहाँ पे जो हमारे को एडिक्ट्स मिले उसमें अशोक नाम मेंशन किया गया है। डी है कांधार, हेरात, येरागुदी एंड मास्की के जो एडिक्ट्स है वहाँ पे हमारे को अशोक का नाम मिलता है। आपका इसमें वैसे आपने हमेशा ये थोड़ा सा इसमें याद कर लीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट अशोका के जो एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स हो गए मेजर और माइनर, या आपके पिलर एडिक्ट्स मेजर और माइनर, और जो सेपरेट एडिक्ट्स है उनको थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिमाचल में खासकर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्या डिस्कस कर रहा हूँ, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका मास्की एंड गुर्जरा। ठीक है, ये जो मास्की वाला रीजन है ये आपका कहाँ पे है? इट इज़ इन कर्नाटका, कर्नाटका में है। और ये गुर्जरा ये आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो यही इसका आंसर भी है, वहाँ पे अशोक का नाम मिलता है। अलग अलग इसमें डिक्ट में कहीं उसका नाम पियादसी है, कहीं देव नाम पियादसी है। ठीक है, कहीं जैसे अशोक वर्धन भी लिखा गया है, जो मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके पास पिछले वीडियो में, उसमें मैंने गिरनार इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया था, गिरनार इंस्क्रिप्शन। और ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का वर्धन, अशोक का वर्धन उसमें नाम मेंशन किया गया है। वैसे ही अलग अलग एडिक्ट में अलग अलग नाम किया गया है, बट अशोक जो नाम है एक्सक्लूसिवली हमारे को किस में मिलता है? मास्की और गुर्जरा के इंस्क्रिप्शन एडिक्ट में या इंस्क्रिप्शन में मिलता है। आगे इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नो वन इज अलाउड टू मैरी आउटसाइड हिज ओन कास्ट और टू एक्सचेंज वन प्रोफेशन ऑफ ट्रेड फॉर another or to follow more than one business. This observation was made by, ये ऑब्जर्वेशन किसने की थी? मतलब कहने का ये है कि नो वन इज अलाउड टू मैरी आउटसाइड हिज ओन कास्ट, कि कोई भी व्यक्ति क्या था अपनी कास्ट के बाहर कहीं भी मैरिज वगैरह नहीं कर सकता था। और टू एक्सचेंज वन प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, जो वो काम कर रहा है उससे भी बाहर वो नहीं जा सकता था, उसी काम में उसको स्टिक रहना पड़ता था। और टू फॉलो मोर देन वन बिजनेस, और एक से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता था या ऑक्यूपेशन वो अडॉप्ट नहीं कर सकता था। ये ऑब्जर्वेशन किसकी है? इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी हैंसांग एंड डी दिया गया है अल्बेरूनी। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है इट इज़ आपका सी ऑप्शन, यानी कि हैंसांग, जिसको हम वान च्वांग भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि इसने एक बुक लिखी हुई है CU की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या दिया गया है कि विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा डील्स विद पुरुषा सुक्ता। ये वाला क्वेश्चन आपका कई जगह आपका आ चुका है, एलाइड में भी, HES में भी और UPSC और दूसरी स्टेट सर्विस के एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें ये मंडला के बारे में पूछा गया, जो ऋग्वेदा है उसके जो 10 मंडला है उनसे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मंडला दिए गए हैं और पुरुषा सुक्ता की बात की गई है। तो पुरुषा सुक्ता का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पुरुषा सुक्ता का मतलब होता है वर्ना सिस्टम। अब लेकिन जो वर्ना सिस्टम है ये आपका क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। इसमें आपका जैसे हमारा जो आज का क्लासिफिकेशन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो सारे आपका वर्ना ही कहलाते हैं। तो इसमें जैसे मैं बोल सकता हूँ वर्ण में आ जाता है आपका ब्राह्मण, दूसरा आ जाता है क्षत्रिय, फिर तीसरा आ जाता है वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो कास्ट सिस्टम है जिसको मैं वर्ना सिस्टम कह सकता हूँ, उसका जो उल्लेख है हमारे को ऋग्वेदा के किस मंडला में मिलता है। ऑप्शन वाइज देखते हैं। ए ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है 3rd मंडला, ठीक है। बी में दिया गया है 4th मंडला, सी में दिया गया है 9th मंडला एंड डी में दिया गया है 10th मंडला। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है ये आपका 10th मंडला है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में
पूछा जा चुका है, आ सकता है, तो इसमें 10th मंडला का जिक्र किया गया है। और ये जो मंडला है इट वॉज कंपोज्ड बाय, किसने इसको कंपोज किया है? कनवास एंड अंगिरस। अंगिरस, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा। 9th मंडला है, इससे हमारे को किसका पता लगता है? सोमादेवा, ठीक है। 4th मंडला है, इसको वामदेवा ने कंपोज किया था। एंड जो 3rd मंडला है इसको विश्वामित्रा ने कंपोज किया था। और इसमें फेमस जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसका भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर आफ्टर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या मैं क्या कह सकता हूँ उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द गवर्नर आफ्टर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यानी कि उस 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो गवर्नर था उसकी पावर्स कैसी होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे सिर्फ गवर्नर की बात की गई है। यहाँ पे हमारे पास गवर्नर जनरल की बात नहीं की गई है। गवर्नर जनरल की बात नहीं की गई है। गवर्नर जनरल जो होता था वो इंडिया का एक तरह से हेड था। हिज स्टेटस वाज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की तरह था। आज की डेट में आप देखते हो कि स्टेटों में आपका क्या होते हैं, गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता था? गवर्नर। ये आपका स्टेटों में होते थे। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, स्टेट वाले की, सेंट्रल वाले की बात नहीं की गई है कि उसकी पोजीशन कैसी होती थी। तो अब इसमें हम स्टेटमेंट देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास दिया गया है कि अंडर दिस सिस्टम सम सब्जेक्ट्स सच एज फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर वर कॉल्ड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड रिमेन्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर। ठीक है कि भाई आपका जो ये लॉ एंड ऑर्डर था या फाइनेंस था, ये किसके कंट्रोल में था? गवर्नर के। और इन सब्जेक्ट्स को, इन कामों को, यानी कि फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहा जाता था? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता था। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास दिया गया है द गवर्नर रिमेन्ड विद पार्शियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस आफ्टर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आपका जो स्टेटों के अंदर गवर्नर होता था उसका जो फाइनेंस है, फाइनेंस के ऊपर क्या था? एक लिमिटेड सा कंट्रोल था। ठीक है। तो ये इसमें सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है। थर्ड में दिया गया है द गवर्नर कुड मोर ओवर रूल द मिनिस्टर्स ऑन एनी ग्राउंड दैट ही कंसीडर्ड स्पेशल। अगर कोई गवर्नर को कोई काम ऐसा लगता था कि भाई वो उसके ऊपर कोई खास काम करने की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता था कि स्टेटों में आपके मिनिस्टर भी होते थे उस दौरान, उनके किसी भी डिसीजन को वो ओवर रूल कर सकता था। लेकिन अब आपने इसमें से मतलब कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये वाला जो 1 है, 1 वाले में हमारे को ये पता लगता है कि ये वाला जो एक्ट था, ठीक है, एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि स्टेटों में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हम डीआरकी कहते हैं। और ये जो डीआरकी होता था इसमें आपका फंक्शन जो थे उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। एक तरफ आपका गवर्नर होता था और दूसरी तरफ होता था इंडियन मिनिस्टर्स। इंडियन मिनिस्टर्स, आज को मैं इंडियन मिनिस्टर को सीएम भी कह सकता हूँ या उसके मिनिस्टर। गवर्नर तो आपका स्टेट में होता ही है, लेकिन उस जमाने में यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम क्या होता था, गवर्नर की पावर ज़्यादा होती थी। और गवर्नर के पास क्या होता था, जैसे आपका फाइनेंस हो गया, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर का भी उसके पास पावर थी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपका एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह वो पावर थी। जबकि जो इंडियन मिनिस्टर्स इनके पास छोटे मोटे काम होते थे, जैसे आपका सोशल सर्विस हो गया, ठीक है, जैसे आपका हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन हो गया, तो ये काम होते थे। तो मतलब आपका जो स्टेटमेंट 1 है
वो आपकी सही है। ठीक है, गवर्नर के पास रिजर्व्ड फंक्शंस थे, ठीक है, जिसमें फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर आता था। जबकि द गवर्नर रिमेंड, सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट में हमारे पास ये दिया गया है, द गवर्नर रिमेंड विद पार्शियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस आफ्टर द मोंटेगू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म। ये गलत है, क्योंकि गवर्नर की पावर स्टेट में अभी भी क्या थी, मतलब ज्यों का त्यों बनी हुई थी। थर्ड में क्या है, द गवर्नर कुड मोर ओवर रूल द मिनिस्टर्स ऑन एनी ग्राउंड दैट वाज कंसीडर स्पेशल। वो किसी फंक्शन में क्या था, अपनी मन मर्जी कर सकता था, यानी कि जो मिनिस्टर्स है उनकी किसी भी डिसीजन को वो बदल सकता था। ये भी सही है, यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन में से देखें, ए में दिया गया है 1 and 2, बी में दिया गया है 2 and 3, सी में दिया गया है 1 and 3 एंड डी में दिया गया है 1 to 3। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 and 3, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या दिया गया है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट इन स्पेशल सेशन एट बॉम्बे इन अगस्त 1918 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनलिस्ट टू कंसीडर द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है ना, तो इसमें बॉम्बे सेशन की बात की गई है, तो और उसमें मतलब जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है उसका जो प्रपोजल था उसके ऊपर क्या था, गौर किया गया था, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। लेकिन उसमें ये पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट है इस सेशन में कौन था। ए ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन में दिया गया है हसन इमाम, एंड सी ऑप्शन में दिया गया है MM मालविया, एंड डी ऑप्शन में दिया गया है महजर उल हक। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि हसन इमाम है। ठीक है, उन्होंने क्या था, ये जो आपका रिफॉर्म्स थी, ठीक है, उनके मतलब थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर ये कहा कि भाई अभी अंग्रेज़ों को थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ एक उसमें ऐसे भी थे, मतलब जैसे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उन्होंने क्या था, ये जो प्रपोजल्स थे, रिफॉर्म्स थे, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी कहा है, उसका विरोध किया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दिया गया है कि सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, जो सत्य शोधक समाज था उसने किसके लिए काम किया था। ए ऑप्शन में सोशल रिफॉर्म दिया गया है, बी ऑप्शन में अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, सी में दिया गया है एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एंड डी ऑप्शन में है अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, एंड इसमें आपका आ जाएगा एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, और उन्होंने क्या था, मेनली दलितों के लिए काम किया था। और उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी क्या किया था, जो महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं या जो डिप्राइव्ड महिलाएं हैं, उनके लिए स्कूल्स वगैरह खोले थे, और उनके लिए जैसे विडो आश्रम्स वगैरह है उनको बनाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया गया है, इन अ स्पीच वी वांट टू डिस्ट्रॉय एंड गेट रिड ऑफ अ सिस्टम विच डज नो गुड एंड कैन डू नो गुड। कि मतलब आपका, मैं उस सिस्टम का विरोध करता हूँ जो अच्छा नहीं है ना अच्छा करेगा। ये मतलब किसकी स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन में दिया गया है गांधी, बी ऑप्शन में दिया गया है JL नेहरू, सी ऑप्शन में दिया गया है CR दास, डी ऑप्शन में दिया गया है BG तिलक। ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका CR दास। और CR दास ने क्या किया था, 1925 में बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीच के दौरान क्या था, ये बात कही थी कि वी वांट टू डिस्ट्रॉय एंड गेट रिड ऑफ अ सिस्टम विच डज नो गुड। हम उस व्यवस्था को, जो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसने कोई भी अच्छा काम हमारे लिए नहीं किया है और ना ही कर सकता है ना। तो इसलिए क्या था, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान इस स्टेटमेंट के द्वारा अंग्रेज़ों को कंडेम किया था।
तो कहाँ पे किया था, बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, DRK सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, जो DRK सिस्टम था इंडिया में उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था या किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी ऑप्शन में दिया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड डी ऑप्शन में दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, इसमें आपका होगा बी ऑप्शन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैंने आपको कई बार जनरली आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, हिमाचल में भी पूछा जा चुका है कि आपका जो DRK है, DRK आपका क्या होता था, इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन किया गया था स्टेट में, स्टेट के अंदर। इसमें दो पावर्स होती थी, एक गवर्नर था और दूसरा था इंडियन मिनिस्टर। ठीक है, वो जैसे मैंने अभी कहा कि गवर्नर आपका सुप्रीम होता था स्टेट के अंदर, उसके पास फाइनेंस होता था, लॉ एंड ऑर्डर होता था, रेलवेज होती थी, एक्सटर्नल अफेयर्स होती थी, जबकि जो दूसरे आम जो रख रखाव के काम थे वो किसके पास थे, इंडियन मिनिस्टर्स के पास। जैसे सोशल सर्विस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, तो वो इंडियन मिनिस्टर्स के पास होते थे, लेकिन सुप्रीम कौन था, गवर्नर था। और स्टेटों के अंदर आज की डेट में जो ये कंसेप्ट है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का, ये इस एक्ट के द्वारा क्या था, उस प्रोसेस की या उस सिस्टम की क्या थी, बिगिनिंग इंडिया के अंदर हुई थी स्टेटों में। तो लेकिन क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि जो DRK है, DRK को 1919 के एक्ट के द्वारा क्या था, इसको मतलब प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, दूसरा इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो DRK है, DRK को अगर सेंटर में किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि DRK वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर बाय आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल हम और 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी के लिए ऑल दी बेस्ट।